अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। तो आज हम भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। प्रकृति की एक बहुत ही शक्तिशाली ताकत यानी पानी और उससे जुड़ी एक विशाल मानवीय महत्वाकांक्षा को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये कैसे भू राजनीति, पर्यावरण और हाँ, लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ती है। नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चीन की एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं महत्वाकांक्षी परियोजना, यारलुंग ज़ांगबो जल विद्युत परियोजना। और ये जो हमारी चर्चा है ना आज की, ये असल में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF उनके एक महत्वपूर्ण लेख के विश्लेषण पर आधारित है। देखिए, ये विषय UPSC की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए काफी अहम हो सकता है। इसमें भारत की जल सुरक्षा, पड़ोसी देशों से रिश्ते, पर्यावरण की चिंताएं, ऊर्जा सुरक्षा, ये सब मुद्दे जुड़े हुए हैं। और हाँ, आम जानकारी के लिए भी ये बहुत प्रासंगिक है। तो आज का हमारा मकसद क्या है? हम इस परियोजना के अलग अलग पहलू देखेंगे। कितना बड़ा है ये प्रोजेक्ट, चीन क्या चाहता है इसके जरिए, पर्यावरण और समाज पर क्या चिंताएं हैं, और सबसे खास बात, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। हम ORF के तर्कों को भी थोड़ा क्रिटिकली देखेंगे। शुरुआत करते हैं उस घोषणा से। जुलाई 2025 की बात है, जब चीन के प्रधानमंत्री ली क़ियांग ने इसे हरी झंडी दी और कहा, सदी की परियोजना। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। ये चीन की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें, उसकी तकनीकी ताकत और हाँ, दुनिया में अपनी जगह बनाने की जो महत्वाकांक्षा है, उसका प्रतीक है। और इसे वो अपने कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों से भी जोड़ रहे हैं। तो चलिए इस बड़ी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और जब हम ये सुनते हैं सदी की परियोजना, तो इसका पैमाना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसकी तुलना अक्सर चीन के ही थ्री गॉर्जेस बांध से होती है, जो अब तक का सबसे बड़ा बांध माना जाता था। पर ये जो यारलुंग ज़ांगबो परियोजना है, इसकी उत्पादन क्षमता अनुमान है कि थ्री गॉर्जेस से 3 गुना, जी हाँ, 3 गुना से भी ज़्यादा होगी। 3 गुना? थ्री गॉर्जेस तो अपने आप में ही विशाल था। हाँ हाँ, बहुत विशाल। थ्री गॉर्जेस 2006 में पूरा हुआ था यांगत्सी नदी पर। वो करीब 200 मीटर ऊंचा, लगभग 2 किलोमीटर लंबा और क्षमता 20,000 मेगावाट से ज्यादा। 2021 में उसने चीन की कुल बिजली का करीब कह सकते हैं 1% से थोड़ा ज्यादा ही दिया था। अब सोचिए, इससे 3 गुना बड़ी परियोजना का मतलब क्या है। ये अकेले शायद ग्रेट ब्रिटेन जैसे देश की साल भर की जरूरत पूरी कर दे। तो ये आंकड़े ये बताते हैं कि ये परियोजना कितनी कितनी विशाल है। वाकई ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, और ये सिर्फ साइज की बात नहीं है ना, इसकी जगह और डिजाइन में भी कुछ खास है। हाँ बिल्कुल, ये परियोजना यारलुंग ज़ांगबो नदी के निचले हिस्से में है, तिब्बत में। एक जगह है जिसे ग्रेट बेंड कहते हैं। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो अद्भुत है। नदी सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले में ही, आप यकीन नहीं करेंगे, 2000 मीटर नीचे गिरती है। 2000 मीटर 50 किलोमीटर में? हाँ, एकदम नाटकीय ढलान। और पानी का बहाव भी बहुत तेज है। तो इससे जो जल विद्युत क्षमता पैदा होती है वो अभूतपूर्व है। अच्छा, तो इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए क्या योजना है? कोई खास तरीका? योजना ये है कि इस ढलान वाले हिस्से पर 5 कैस्केड हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। कैस्केड मतलब एक के बाद एक, सीढ़ी नुमा तरीके से। अच्छा, सीढ़ी की तरह? हाँ, ताकि पानी के बहाव का पूरा पूरा इस्तेमाल हो सके। और जाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट की लागत भी उतनी ही बड़ी है। अनुमान है करीब 167 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 167 बिलियन डॉलर? हाँ, ये तो कई छोटे देशों की पूरी GDP से भी ज्यादा है। बिल्कुल। तो जाहिर है, इतना बड़ा निवेश है तो चीन के घोषित उद्देश्य भी बड़े होंगे। ऊर्जा जरूरत की बात तो आपने की, और क्या वजह बताई जा रही हैं? हाँ, चीन के विदेश मंत्रालय ने कई बातें कही हैं। एक तो जैसा आपने कहा, देश की बढ़ती हुई घरेलू ऊर्जा मांग को पूरा करना। दूसरा उनका तर्क है कि ये जो यारुलुंग बेसिन है, यहाँ बाढ़ बहुत आती है, तो ये प्रोजेक्ट आपदा प्रबंधन में मदद करेगा और इलाके में आर्थिक समृद्धि लाएगा। और तीसरा, इसे चीन का जो 2060 तक कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य है, उसमें एक बड़े योगदान की तरह पेश किया जा रहा है। ऊर्जा और कार्बन न्यूट्रलिटी वाले तर्क तो समझ आते हैं, लेकिन ये आपदा प्रबंधन वाला तर्क, ये थोड़ा कह सकते हैं अजीब नहीं लगता? इतने बड़े बांध, वो भी इतने संवेदनशील भूकंप वाले इलाके में, वो खुद खतरा नहीं बन सकते? ये बहुत ही जायज चिंता है और हम इस पर अभी आएंगे। लेकिन अगर हम चीन के इन घोषित उद्देश्यों को उनकी बड़ी रणनीति के नजरिए से देखें,
तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली या पर्यावरण का नहीं है। ये तिब्बत पर चीन की पकड़ मजबूत करने, पानी के स्रोतों पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और हाँ, इस पूरे क्षेत्र के शक्ति संतुलन को बदलने का भी एक तरीका नजर आता है। और इसका आर्थिक असर तो तुरंत दिख गया था, है ना? जैसे ही घोषणा हुई, चीन की कंपनियों के शेयर आसमान छूने लगे। बिल्कुल, जैसे ही प्रधानमंत्री ली क्यांग ने घोषणा की, फौरन पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जैसी बड़ी कंपनियां या फिर हुनान वुक्सिन टनल इंटेलिजेंट इक्विपमेंट जो सुरंगें बनाती है, या तिब्बत गाउजिंग एक्सप्लोजिव कंपनी, अच्छा, मतलब निर्माण उपकरण, विस्फोटक, सब। हाँ, इन सब के शेयरों में 10 से 30% का उछाल आ गया एकदम से। तो ये दिखाता है कि बाजार ने इस प्रोजेक्ट के आर्थिक वजन को और इसके स्केल को तुरंत भांप लिया था। ये सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये खरबों डॉलर के कारोबार का सिग्नल था। लेकिन इस सारे आर्थिक उत्साह और इंजीनियरिंग की चकाचौंध के पीछे एक स्याह पहलू भी है, जिसका जिक्र ORF के लेख में भी है: पर्यावरण और सामाजिक चिंताएं। निश्चित रूप से, और ये चिंताएं छोटी नहीं हैं, बहुत गंभीर हैं। पर्यावरणवेद, NGOs सब लगातार चेतावनी दे रहे हैं। पहली बड़ी चिंता तो है स्थानीय लोगों का विस्थापन। अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो जमीन चाहिए होगी, निर्माण होगा, हजारों लोगों को, खासकर तिब्बती समुदायों को, अपनी जगह छोड़नी पड़ सकती है। और इन समुदायों की संस्कृति, उनकी रोजी रोटी, वो सब इसी नदी और जमीन से गहरे जुड़े हैं। और पर्यावरण पर असर? वो दूसरी बड़ी चिंता है। ये प्रोजेक्ट यारलुंग जांगो ग्रैंड कैनियन से गुजरता है। ये इलाका, ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। एशिया के कुछ सबसे ऊंचे, सबसे पुराने पेड़ यहीं हैं। स्नो लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और भी कई दुर्लभ जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अब बांध बनेगा तो नदी का जो कुदरती बहाव है वो रुकेगा, पानी में रहने वाले जीवों पर असर पड़ेगा, आसपास के जंगल, जंगली जानवर, सब पर गंभीर असर पड़ सकता है। और वो भूकंप वाला खतरा आपने पहले इशारा किया था। हाँ, और ये शायद सबसे डराने वाली चिंता है। ये पूरा इलाका इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ मिलती हैं वहाँ है। मतलब ये दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक है। और इतना बड़ा जलाशय, मतलब बांध के पीछे जो पानी जमा होगा उसका वजन खुद भूकंप ला सकता है। इसे रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सीज्मिसिटी कहते हैं। और सोचिए, अगर किसी बड़े भूकंप से बांध को नुकसान पहुंच गया तो नीचे के इलाकों में, भारत में, बांग्लादेश में कितनी भयानक बाढ़ आ सकती है। क्या चीन इन चिंताओं पर कुछ कह रहा है? कोई जवाब? देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय का तो यही कहना है कि प्रोजेक्ट के डिजाइन में और बनाते समय इलाके के सर्वांगीण पारिस्थितिक संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है। पर ऐसे दावों को आज़ादी से परखना मुश्किल है। और सच कहें तो बड़ी परियोजनाओं के पर्यावरण पर असर को लेकर चीन का पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। यहाँ बुनियादी सवाल यही उठता है कि क्या इतने नाजुक और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम में इतने बड़े पैमाने का विकास वाकई सस्टेनेबल हो सकता है? क्या विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं, या ये सिर्फ कहने की बातें हैं? ORF का लेख भी इन सवालों को उठाता है। बिल्कुल। और पर्यावरण की चिंताओं के साथ साथ भू राजनीतिक चिंताएं भी उतनी बड़ी हैं, खासकर भारत और बांग्लादेश के लिए। ये प्रोजेक्ट तो चीन को इस पूरी नदी प्रणाली पर जबरदस्त कंट्रोल दे देगा। हाँ, बिल्कुल। ये प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में है, भारत की सीमा के काफी नजदीक। तो ये चीन की सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि इससे चीन को एशियन वाटर टावर कहे जाने वाले तिब्बती पठार के विशाल पानी के स्रोतों पर और ज्यादा नियंत्रण मिल जाता है। अब देखिए, दुनिया भर में पानी की कमी बढ़ रही है। ऐसे में इन पानी के स्रोतों पर कब्जा रखना ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक संपत्ति है। और नीचे के देशों जैसे भारत और बांग्लादेश, उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सीधा है। चीन, जो नदी के ऊपरी हिस्से में है, वो चाहे तो यारलुंग जांगबो के पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता है। ये नदी ही आगे चलकर भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना बनती है। तो चीन सैद्धांतिक रूप से पानी रोक सकता है, कम कर सकता है या उसका रुख मोड़ सकता है, खासकर सूखे मौसम में जब पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब बीजिंग भले ही कहे कि नीचे की तरफ कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, पर जब तक कोई पारदर्शी, कोई कानूनी तौर पर बाध्य करने वाला समझौता नहीं है, तब तक निचले देशों की चिंताएं तो स्वाभाविक हैं। नदियां सरहदें नहीं मानती, पर बांध तो मानते हैं।
भारत के लिए चिंताएं कितनी गंभीर हैं अगर हम यूपीएससी के नजरिए से देखें? तो ये भारत की जल सुरक्षा और पड़ोस नीति के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बहुत गंभीर। भारत तो पहले से ही 2011 से ही वाटर स्ट्रेस्ड देश माना जाता है, पानी की कमी है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए एक तरह से दोहरा खतरा है। पहला तो है पारिस्थितिक खतरा, जैसा हमने भी बात की, भूकंप का खतरा है। बांध टूटा तो असम और अरुणाचल में भयानक बाढ़ आ सकती है, और नदी के बहाव, उसमें आने वाली गाद, इन सब में जो बदलाव होंगे उनका लंबे समय में पर्यावरण पर क्या असर होगा ये अभी ठीक से पता भी नहीं है। और दूसरा खतरा है पानी की सप्लाई का। इसे अक्सर जीरो सम गेम की तरह देखा जाता है, मतलब एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। चीन और भारत के बीच पानी के बंटवारे पर कोई औपचारिक संधि, कोई ट्रीटी नहीं है। तो ऐसे में चीन सैद्धांतिक रूप से, खासकर अगर कोई राजनीतिक तनाव हो जाए, तो पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय मीडिया में राजनीतिक बहसों में इसे वाटर बॉम्ब तक कहा गया है। ये दिखाता है कि इसे कितना बड़ा एक संभावित अस्तित्व का खतरा माना जा रहा है। लेकिन ये जो वाटर बम वाली बात है, क्या ये खतरा वाकई उतना बड़ा है या इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर भी देखा जा रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स की राय थोड़ी अलग भी है शायद। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नुक्ता है। ORF लेख भी इसे छूता है, और ये बात अक्सर बहस में पीछे रह जाती है। कई हाइड्रोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ ये चेतावनी देते हैं कि ये जो जल युद्ध वाली जो बातें हैं, इनसे बचना चाहिए। उनका तर्क ये है कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका ज़्यादातर पानी, करीब 60-70%, चीन से आने वाले ग्लेशियरों के पिघलने से नहीं आता। अच्छा, तो फिर कहाँ से आता है? वो आता है भारतीय इलाके में होने वाली मानसून की भारी बारिश से। ओके। अब इसका मतलब ये नहीं कि चीन का बांध बेकार है या उसका कोई असर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो सूखे मौसम के बहाव को, गाद को जरूर प्रभावित कर सकता है, लेकिन पानी को पूरी तरह से रोक लेने की जो क्षमता है वो शायद उतनी नहीं है जितनी अक्सर डराया जाता है। खतरा असली है, पर शायद उसका रूप थोड़ा अलग है। वो अचानक आने वाली बाढ़ का है, पर्यावरण के नुकसान का है, सूखे मौसम में पानी कम होने का है, बजाय इसके कि चीन पूरी नदी ही सुखा देगा। ये एक बहुत अहम बारीकी है, समझने वाली बात है। अच्छा, भारत के बाद नदी और नीचे बांग्लादेश पहुंचती है, उनकी क्या खास चिंताएं हैं? बांग्लादेश तो और भी नीचे है। वो पहले से ही क्लाइमेट चेंज, समुद्र का जल स्तर बढ़ने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ढाका की मुख्य चिंता है कि सूखे मौसम में पानी का बहाव और कम हो सकता है। इससे उनकी खेती, मछली पालन, पीने के पानी की सप्लाई, सब पर असर पड़ेगा। देखिए, जब ऊपर के देश एक तरफा ऐसे बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे ये यार्लुंग जांगबो वाला, तो पूरे इलाके में एक तरह की, कह सकते हैं, पारिस्थितिकी और संज्ञानात्मक असुरक्षा पैदा होती है। मतलब एक अनिश्चितता और अविश्वास का माहौल बनता है, भले ही फौरी असर एकदम साफ न दिखे। तो ये जो इतनी जटिल स्थिति बन गई है, क्या इसमें डिप्लोमेसी, सहयोग, बातचीत की कोई गुंजाइश नजर आती है? हाल में तो चीन भारत रिश्तों में थोड़ी नरमी के संकेत भी दिखे थे। हाँ, कुछ सकारात्मक संकेत जरूर थे। जैसे विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत फिर से शुरू हुई थी। SCO समिट में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ नृत्य करने का समय है। और देखिए, क्लाइमेट चेंज जैसे खतरे हम सबके सामने हैं, तो ये एक मौका हो सकता है कि पानी, पर्यावरण जैसे जो नॉन ट्रेडिशनल सुरक्षा मुद्दे हैं, उन पर सहयोग बढ़ाया जाए। भारत इस दिशा में क्या कदम उठा सकता है? जैसे UPSC के जवाबों में कुछ ठोस सुझाव देने होते हैं। ORF का लेख कुछ रास्ते सुझाता है। पहला कदम तो हो सकता है पारदर्शिता की मांग करना, प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी मांगना, जैसे जलाशय कितना बड़ा होगा, बांध कैसे ऑपरेट करेगा, ताकि ये जो धुंधलका है वो कम हो। दूसरा, लंबे समय के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाने पर जोर देना, जिससे नदी के बहाव, पानी के स्तर का डेटा साल भर रियल टाइम में शेयर हो सके। डेटा शेयरिंग। हाँ। तीसरा, शायद भारत और बांग्लादेश मिलकर एक जॉइंट स्टडी करें कि इस प्रोजेक्ट का उन पे क्या असर हो सकता है। और चौथा, जो साझा नदी बेसिन है, उनमें आपस में बातचीत और सहयोग के लिए एक तरह का कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता बनाने की तरफ काम करना। कूटनीतिक नजरिए से देखें तो ये तनाव कम करने और बातचीत का माहौल बनाने का एक मौका हो सकता है, पर इसके लिए जरूरी है कि सभी पक्ष तैयार हों। लेकिन क्या चीन तैयार होगा? वो एक ताकतवर देश है, नदी के उद्गम पर उसका नियंत्रण है। क्या वो ऐसे किसी नियम या सहयोग के लिए मानेगा जो उसे लगता है कि उसके हित में नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है,
और चीन का पिछला रिकॉर्ड देखें तो जवाब मिला जुला है। ऊपरी देश होने के नाते हो सकता है चीन को बाहरी दबाव या नियम मानने की जरूरत महसूस ना हो, लेकिन चीन को यह भी समझना होगा कि अगर वो थोड़े समय के भू राजनीतिक फायदे के लिए इस बांध का इस्तेमाल करता है या पारदर्शिता और सहयोग से बचता है, तो इससे आखिर में एक क्षेत्रीय अस्थिरता ही बढ़ेगी और जो साझा नदी बेसिन है उसकी सेहत और स्थिरता के लिए भी ये नुकसानदेह होगा। ये जिम्मेदारी का सवाल है। जैसा आपने कहा, चीन दुनिया के मंच पर खुद को एक जिम्मेदार ताकत की तरह दिखाना चाहता है, खासकर क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर। बिल्कुल, तो ये जरूरी है कि चीन उन्हीं स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे जिनकी वो दूसरों से उम्मीद करता है। अगर चीन सच में कार्बन न्यूट्रलिटी का चैंपियन बनना चाहता है, तो उसे इस विशाल प्रोजेक्ट से जो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, जो स्थानीय तिब्बती समुदाय विस्थापित हो सकते हैं, उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी और इन चिंताओं का ईमानदारी से हल निकालना होगा। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, खासकर जब मामला प्रकृति और साझा संसाधनों का हो। निश्चित रूप से। और ये हमें आज की चर्चा के आखिरी में एक सोचने वाले सवाल पर लाता है, एक ऐसा सवाल जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, सवाल ये है कि आज का जो युग है, जहाँ इतने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जहाँ हर देश अपनी विकास की महत्वाकांक्षाएं पूरी करना चाहता है, ऐसे में पानी जैसे या नाजुक इकोसिस्टम जैसे जो हमारे साझा वैश्विक संसाधन हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो? राष्ट्रीय संप्रभुता और साझा जिम्मेदारी के बीच वो सही संतुलन कैसे मिले? भविष्य में पानी पर सहयोग के लिए हमें किन नए ज्यादा असरदार मॉडल्स या संस्थानगत ढांचों की जरूरत होगी? इन पर राष्ट्रों को गंभीरता से सोचना होगा। ये वाकई बहुत गहरे चिंतन का विषय है। तो ये थी चीन की महत्वाकांक्षी यारलुंग ज़ांगबो जल विद्युत परियोजना पर हमारी ये विस्तृत चर्चा। हमने ORF में छपे लेख के आधार पर इसका विश्लेषण किया, हमने इसके विशाल पैमाने को समझा, चीन के इरादों पर बात की, गंभीर पर्यावरण और भू राजनीतिक चिंताओं को देखा और भारत तथा बांग्लादेश पर इसके संभावित असर को समझने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि ये विश्लेषण UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए उपयोगी रहा होगा, खासकर GS पेपर 2 और पेपर 3 के लिए, और साथ ही जो भी समसामयिक मामलों में रुचि रखते हैं उनके लिए भी ये जानकारी पूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी, उपयोगी लगी, तो इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं या कोई सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि जवाब दें। और भविष्य में ऐसे ही विश्लेषणों के लिए हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।